गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली कक्षाओं में हमने समांतर माध्य के संदर्भ में व्यक्तिगत श्रृंखला और खंडित श्रृंखला में हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हमारी जो क्लास है इसके अंदर हम समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए सतत श्रृंखला में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सतत श्रृंखला की पहचान हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी। सतत श्रृंखला वो श्रृंखला है जिसके अंतर्गत हम लोग वर्ग अंतराल के आधार पर इसकी पहचान करते हैं। जैसे अगर कोई वर्ग अंतराल दे रखा हो मूल्य के रूप में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होगा कि हम लोग सतत श्रृंखला के अंदर प्रश्न को देख रहे हैं। प्रश्न में आपके सामने मूल्य और फ्रीक्वेंसी होती है। उस मूल्य और फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। वो मध्य बिंदु यहाँ x के समतुल्य है। मध्य बिंदु को f से गुणा करके हम fx प्राप्त करते हैं और उसके बाद संपूर्ण fx का टोटल लगाकर सिग्मा fx हम प्राप्त कर लेते हैं। सिग्मा fx में n का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका हम भाग देते हैं और इस आधार पर हम सतत श्रृंखला में समांतर माध्य की गणना कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाना चाहूंगा कि किस तरह समांतर माध्य की गणना हम कर सकते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न है और उस प्रश्न के अंदर दो से 4 यानी जो हमारा x है वो है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 6 से 8, ये x हो गया। फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई 1, 2 और 3। ये प्रश्न आपको दिया गया होगा। अब आप सबसे पहले यहाँ जो x में 2 निम्नतम सीमा है, 4 उच्चतम सीमा है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाकर मिड पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट पहले वाले का हो जाएगा 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 7। यहाँ तक इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये मिड पॉइंट है, ये खुद x के समतुल्य है। अब हमें ज्ञात करना है f डॉट x, यानी f को x से गुणा करना है। तो देखिए, पहले वाले की f है 1 और मिड पॉइंट था 3, तो 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ f की वैल्यू 2 है, मिड पॉइंट 5 है, 5 दूना 10, इधर f की वैल्यू 3 है और मिड पॉइंट आया 7, तो 7 है 21। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे सिग्मा f x बराबर, इसमें जितने भी f को x से गुणा करने पर जो मान आए थे उन मानों को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो देखिए 3 और 10 13, 13 में हम 21 जोड़ेंगे तो 13, 10, 23, 33, 34, ये हो गया सिग्मा fx का मान 34। यहाँ तक क्लियर है। n का मान यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो देखिए 3, 2, 5 और 1 6, तो n का मान यहाँ पे 6 और सिग्मा fx का मान यहाँ पर 24 है। अब मैं इसके अंदर इसको आगे हल करता हूं। तो देखिए हमारे पास सूत्र लगेगा x बार बराबर सिग्मा f डॉट x अपॉन n। x बार बराबर ये आ गया था 34 और n का टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 था। 34 में 6 का भाग दिया, 5 बार गया, 6 पंजे 30, 4 बचे, दशमलव लगा के 0 लगा तो 6 चिंग 36, 5.6 इसका आंसर हो जाएगा।
इस तरह हमने सतत श्रृंखला में समांतर माध्य की गणना। एक छोटा सा एग्जांपल और दे, आपको इसके बाद ये समझ में आ जाएगा। देखिए, वर्गंतराल है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये 4 संख्या वाला ले लिया। इसमें अब यहां पर हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे, इसकी 3, 2, 1 और 4। अब देखिए, ये तो है x और ये है f। अब हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है x की सहायता से। तो निम्नतम सीमा 2 है, उच्चतम सीमा 4 है, 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दिया, तो हमारा मध्य बिंदु जो है, जो हमारा मिड पॉइंट है, वो यहाँ पर निकल के आ रहा है। इधर तो आ जाएगा 3, 6 और 4 का आ जाएगा, 6 4 10, 2 का भाग दिया 5, 8 से 14, 14 2 का भाग दिया 10 8 18, ये हो गया 9। अब आपके सामने मिड पॉइंट x है और f है, या हम ज्ञात करेंगे f डॉट x। पहले वाले की f 3 है, जो दिखाई दे रही है आपको, मिड पॉइंट 3 है, गुणा किया 3 3 है 9, इधर 2 है, इधर 5 है, 5 दूना 10, इधर 1 है, इधर 7 है, 7 एकम 7, इधर 4 है, इधर 9 है, 9 चौक 36। यानी इस प्रश्न के अंदर अब हमें सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ एक्स का टोटल आप देख लीजिए, 10 और 9 19, 19 में हम 7 जोड़ेंगे तो हो गया 26, और 26 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 दूना 52, 10 62। तो देखिए, सिग्मा एफ एक्स तो आ रहा है 62, याद रखना, सिग्मा एफ एक्स तो आ रहा है 62, और n बराबर आ रहा है 3 2 5 और 1 6 4 10। अब इसके अंदर हम जब आगे हल करेंगे तो हमारा सूत्र लगेगा x बार बराबर सिग्मा f डॉट x अपॉन n, यहाँ x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स आया था 62, और n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आई थी 10, 62 में 10 का भाग दिया 6.2। इस तरह इस प्रश्न के अंदर आप लोगों ने देखा कि ये समांतर माध्य की गणना सतत श्रृंखला के अंदर आसानी से हो गई है। अब ये जो गणना हमने की है, इस गणना के अतिरिक्त हमारा जो अगला आधार रहेगा, हमारा समांतर माध्य तीनों श्रृंखलाओं में कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मीडियन, अंग्रेजी में मीडियन आएगा और हिंदी में इसे बोलते हैं माध्यिका, माध्यिका की गणना के बारे में देखिए। माध्यिका जो है किसी भी समंक माला को बराबर 2 भागों में विभाजित कर देती है। इसमें आप ध्यान ये रखेंगे कि संचयी आवृत्ति के आधार पर, अच्छा पहले मैं एक प्रश्न का जवाब दे दूं। यहां निशा ने मुझसे पूछा है कि सर मिड पॉइंट क्या होता है। देखिए, मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। एक बार मैं मिड पॉइंट के बारे में गणना कर लेता हूं, निशा आप ध्यान से सुनना, और कोई संदेह हो तो आप चैट में आंसर डाल देना, जो भी आपकी बात हो मैं उसको स्पष्ट कर दूंगा। एक बार आपको मिड पॉइंट समझा देता हूं। देखिए, मिड पॉइंट जो होता है उसका फार्मूला है, एक सेकेंड मैं थोड़ा इसको बड़ा, मिड पॉइंट का जो आधार बनता है वो ये है, किसी भी प्रश्न के अंदर, जैसे ये है 10 से 20 या 20 से 30 वर्ग अंतराल जो होता है, इसका हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। तो इसका फार्मूला होता है मिड पॉइंट बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2। मिड पॉइंट को हम x भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे निम्नतम सीमा 10 है, उच्चतम सीमा 20 है, तो हो जाएगा 10 प्लस 20 बटा 2, यानी 30 में 2 का भाग दिया, आ गया 15। इस तरह हम मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा सुने, सतत श्रृंखला में जब x की वैल्यू दे रखी हो और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो हम सतत श्रृंखला के वर्ग अंतराल में न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं तो मिड पॉइंट आ जाता है। आई थिंक आपको इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा। निशा का जो प्रश्न था मैंने बता दिया कि मिड पॉइंट क्या है, इसे हम मध्य बिंदु कहते हैं।
सतह श्रृंखला के अंदर ये मध्य बिंदु हमें ज्ञात होता है। अब मैं यहाँ पर इसे आगे स्पष्ट करूंगा। बिल्कुल ठीक है, ओके, क्लियर हो गया है। अब मैं स्पष्ट करूंगा माध्यिका के बारे में, जिसे हम मीडियन कहते हैं। मीडियन को भी हम 3 तरह की श्रृंखला में ज्ञात करेंगे। यहाँ मीडियन को ज्ञात करने का आधार होता है व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और सतह श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर जब हम मीडियन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपको वही चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो व्यक्तिगत श्रृंखला होती क्या है। व्यक्तिगत श्रृंखला में या तो व्यक्ति का नाम होगा, राम, मोहन, सोहन, गीता, जो भी है, या फिर डायरेक्ट एक्स मूल्य दे रखे होंगे। आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए, मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना होगा, दिए गए प्रश्न को सबसे पहले आप व्यवस्थित जमा लेंगे। व्यवस्थित जमाने का तरीका क्या है, या तो आप बढ़ते क्रम में जमाइए या आप घटते क्रम में जमाइए। इसको हमने नाम दिया आरोही अथवा अवरोही क्रम में जमाना। जैसे मान लीजिए 5 बच्चे हैं, उनके प्राप्तांक हैं 9, 8, 7, 6, 4, जो भी है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले कम 4 है तो 4 रख लो, 6 रख लो, 8 रख लो, 8 2 बार है तो फिर 8 रख लो, फिर 9 रख लो। या तो बढ़ते क्रम में रख लो या घटते क्रम में रख लो। इसे हम कहते हैं आरोही अथवा अवरोही क्रम में उसको जमाना। योग करके आपको समझा देता हूं। देखिए, जो भी प्रश्न होगा, इस प्रश्न के अंदर आपको कि यहां जैसे एक कक्षा के कुछ बच्चों के प्राप्तांक ये हैं 6, 6, 3, 9, 6, 4 और 2। अब यहां पर आप देख रहे हैं कुछ संख्याएं लिखी हुई है, ये मिक्स है। पहले 6 फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया। अब ऐसी स्थिति में हमारा पहला काम क्या होगा, इसको क्रम से जमाना। तो अपन नॉर्मल तरीका क्या अपनाते हैं, कम से अधिक की ओर, यानी आरोही क्रम में हम इसे जमाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है भाई, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, तो पहले हम जमा देंगे 2, कोमा लगा दीजिए। उसके बाद कितना आ रहा है भाई, 2 के बाद 4, आप इसमें 4 लिख लीजिए। इसके बाद कोमा लगाया, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे आएगा 2 के बाद 3, बिल्कुल सही है। 2 के बाद 3 कॉमा, फिर आएगा 4। अब आप देखिए 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। अब 6 है 3 बार, 1, 2 और 3, तो आप यहाँ पे भी 3 बार 6 को लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बचा 9, 9 लिख दीजिए। अब आप इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, ये व्यक्तिगत श्रृंखला का प्रश्न है और इसमें व्यक्तिगत कुछ मूल्य थे 6, 6, 3, 9, 6, 4, 2। इनको हमने आरोही चढ़ते क्रम में 2, 3, 4, 6, 6, 6, 9 जमाया। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब इतना काम करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम यहाँ पर जब माध्यिका की गणना करेंगे तो माध्यिका का सूत्र होता है, इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं। कैपिटल M बराबर n+1 अपॉन 2। n यानी कुल कितने नंबर्स हैं, कुल कितने मूल्य हैं, उस मूल्य में 1 जोड़कर 2 का भाग लगाकर बराबर आइटम, आइटम यानी पद, उसका कौन सा पद होगा। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, आप इसको जोड़ेंगे नहीं बल्कि लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 ये नंबर है। तो n बराबर नंबर 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 1 जोड़ा तो 8 हो गए, 8 में 2 का भाग दिया 4, यानी 4वां पद। अब 4वां पद गिनिए, 1, 2, 3, 4, 4वां पद यहाँ पे क्या है, 6 है। तो m बराबर आंसर हो जाएगा 6। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्यक्तिगत श्रृंखला में जब माध्यिका की गणना करनी हो तो कुछ मूल्य आपको परीक्षा में दिए गए होंगे। उन मूल्यों को आप या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जमा लेंगे। उसके बाद आप सूत्र लगाएंगे कैपिटल M बराबर
n+1/2 वा आइटम, इसको हिंदी में कहेंगे माध्यिका बराबर कुल नंबर में एक जोड़कर 2 का भाग लगाकर जो मूल्य प्राप्त होता है वो पद, वो संख्या, वो पद इसमें आंसर होगा। तो आपने देखा यहाँ पे 2, 3, 4, 6, 6, 6 और 9 आपने व्यवस्थित किया, इनको काउंट किया तो ये 7 निकले, फिर 7 n हो गया तो m बराबर n+1 यानी 7 में एक जोड़ा 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, चारवा पद, और चारवा पद हमने देखा तो 2, 3, 4, 6, तो इसका m बराबर 6 आंसर हो जाएगा। मैं एक दूसरा उदाहरण देके आपको समझा रहा हूं। मूल्य है आपके सामने 20, 60, 15, 25 और 75। कोई दिक्कत? ये आपका प्रश्न दिया गया होगा। अब इसमें सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में जमा दीजिए, तो सबसे पहले संख्या आ जाएगी 15, ठीक है। इसके बाद आ गई 20, 20 के बाद क्या आया 25, 15, 20, 25, फिर आ गया 60 और फिर आ गया 75। मेरे हिसाब से किसी को यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपने इसको बढ़ते क्रम में जमा किया। अब इसके n गिन लो, कितने कितने मूल्य हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे m बराबर n+1/2 वा पद। तो भाई n है 5, 5 में एक जोड़ा 6, 6 में भाग दिया 2 का, 2 दिया 6, 3 बार गया, तो पहला मूल्य, दूसरा मूल्य, तीसरा मूल्य, m बराबर आंसर आ जाएगा 25, क्योंकि तीसरा मूल्य यहाँ पर 25 था। ये आपका प्रश्न हो गया। अब मैं एक प्रश्न आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप इसको करके चैट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए। प्रश्न है, एक सेकेंड मैं व्यवस्थित कर देता हूं, ठीक है, लिखिए 6, 9, 7, 4 और 2, ये 5 अंकों दिए गए हैं, 5 मूल्य, इसका समांतर माध्य कितना होगा, मुझे चैट में आंसर लिख के आप बताइए। सबसे पहले इसे व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे, जमाइए, सबसे छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद आप इसमें कैपिटल M बराबर n+1/2 का सूत्र लगाएंगे। n बराबर यहाँ पर 5 है, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 में भाग देंगे 2 का, तीसरा पद होगा, तो व्यवस्थित क्रम में तीसरा पद कौन सा है, आंसर, वेरी गुड, एक आंसर आ गया है और 6 इसका जवाब बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जवाब आ गया, वो भी बिल्कुल सही है, तीसरा भी आ गया, बिल्कुल सही है। आई थिंक आपको व्यक्तिगत श्रृंखला में क्लियर नहीं हो गया अब ये। अब देखिए इसको हल कर ले हम, सबसे पहले 2, फिर 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ये व्यवस्थित हो गया। टोटल 5 है, तीसरा पद गिन लो डायरेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, 6 इसमें आंसर हो गया। वेरी गुड, आप लोग इसको भली भांति समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न रहेगा कि खंडित श्रृंखला में समांतर माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए खंडित श्रृंखला होती कौन सी है। ऐसी श्रृंखला जिसमें x का मान भी दे रखा है और f का मान भी दे रखा है। x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर जो है वो होगा 2, 4, 6 और 7। फ्रीक्वेंसी इसकी है 3, 2, 1 और 4। ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिया गया होगा। सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप एक कॉलम और बनाएंगे, उसका नाम होगा CF। CF को हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, और इसको दूसरी भाषा में हम काम ले लेंगे, CF का मतलब होता है कैलकुलेटिव
फ्रीक्वेंसी या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तियों का योग। इसे कैसे बनाते हैं? तो पहले वाली जो एफ होती है उसको यू क्यू लिख लो पहले कॉलम में। तीन के बाद आप देख रहे हैं 2 है, तो 3 में 2 प्लस करके लिख दीजिए 5, 5 में 1 प्लस करके 6 और 6 में 4 प्लस करके 10। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न के आगे एफ के आगे सी एफ है। सी एफ में पहले वाली फ्रीक्वेंसी यू क्यू लिख दी, उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 6 और 4 10। अब हम क्या करेंगे? m बराबर n+1/2 पद। तो देखिए टोटल नंबर कितना है यहाँ पे? टोटल नंबर आप देख रहे हैं लास्ट में 10 आ रहा है, तो यही होगा। लास्ट वाली देख लीजिए। तो m बराबर 10 + 1 11, 11 में 2 का भाग दिया, आ गया 5.5। अब ये 5.5वां पद है, ये इसमें आंसर नहीं होगा। ये 5.5 है। अब आप क्या 5.5 को CF में देखेंगे कहां पर छिपा हुआ है ये। तो देखिए 3 में नहीं है, 5 कम पड़ गया और ये छिपा हुआ है 6 में, और 6 से संबंधित मूल्य है x 6, तो आंसर हो जाएगा 6। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है? कैपिटल M बराबर n+1/2 वां पद, ये लिखेंगे। अब इधर आप देखिए अपने पास आ रहा कौन सा? 5.5, तो अपना क्या जवाब हो गया यहाँ पे? 5.5वां पद। ठीक है भाई, इसको कहां देखेंगे? इसको CF में देखना है। ठीक है भाई, अब देखिए CF में देखिए 5.5 को, तो ये 3 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, और 6 से संबंधित मूल्य x कौन सा है? 6। तो इस तरह जब हमने CF में देखा तो 5.5 कहां पे मिला? 6 मूल्य में, और ये 6 आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, दूसरे उदाहरण के माध्यम से आपको बता दूं। देखिए आप इसके अंदर इस तरह भी कर सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं दूसरा। x है 4 3 2 1, मैंने उल्टे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रीक्वेंसी है 7 2 1 और 4। पहला काम क्या करेंगे? CF निकालना है। CF कितना होगा? पहली वाली यू क्यू लिख दो 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़े 14। अब अपना सूत्र क्या है? m बराबर n+1/2 वां पद। तो देखिए ये लास्ट वाला 14 है, 14 में 1 जोड़ा 15। ठीक है भाई, 15 में 2 दिए भाग 7.5वां पद हमारा आ गया 7.5वां पद। अब 7.5 को आप कहां देखेंगे? CF में देखेंगे। तो 7.5 इसमें तो है नहीं क्योंकि तो 7 रह गया। 9 में है क्योंकि 7 के बाद वाली संख्या इसमें, और 9 से संबंधित मूल्य x क्या है? 3। तो हमारा यहां पर जो है संबंधित मूल्य 3 था। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं इस प्रश्न में 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 9 3 वाले मूल्य से संबंधित है। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न मैं दोहरान के लिए आपको दे रहा हूं, आप इसको हल कीजिए, फिर मैं इसको समझा के अपने क्लास को अंत करूंगा। फिर कल मैं सतत श्रृंखला में माध्यिका बताऊंगा। प्रश्न है x और f 2 4